नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैदिक काल। कल तक की क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ लिया। इट मीन्स हमने अभी तक जो है वो 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक का जो समय का इतिहास है वो हमने पढ़ लिया है। 2500 बीसी से 1750 बीसी तक हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पिछली 2 क्लास के अंदर पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल का जो समय काल है वो है 1500 बीसी से लेके जो साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य जो पता चलता है वो वैदिक काल की शुरुआत तो 1500 बीसी से मानी जाती है और ये 600 बीसी तक हमें वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर वैदिक काल से रिलेटेड क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये हमारा प्री का सिलेबस है, ये हमारा मेंस का सिलेबस है। प्री के सिलेबस की जो पहली लाइन है वो है भारत के सांस्कृतिक आधार सिंधु एवं वैदिक काल। तो वैदिक काल के बारे में हमें लगभग संपूर्ण जानकारी है वो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि प्री से रिलेटेड कोई भी प्री में इस काल से रिलेटेड कोई भी फैक्ट एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है, फिर प्री के अंदर ही लिखा हुआ है प्री के सिलेबस में प्राचीन भारत में भाषा एवं साहित्य का विकास, भाषा एवं साहित्य का विकास और तीन भाषाओं का साहित्य संस्कृत, प्राकृत और तमिल। ठीक है, ये हमें प्री से रिलेटेड पढ़ना है। तो जो वैदिक साहित्य है वो है संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है। तो ये आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि वैदिक साहित्य है जो वैदिक संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है वो क्या क्या है, कितने भागों के अंदर बटा हुआ है, वो सब हम आज की क्लास के अंदर करेंगे। ये पाली जो है, वैसे देखो प्राचीन भारत का जो साहित्य है वो इन्हीं 4 भाषाओं के अंदर है, संस्कृत, प्राकृत, पाली और तमिल भाषा के अंदर। पाली है वो हमारे प्री के अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं है, तो हमें सिर्फ ये 3 करना है। प्री में इन 3 भाषाएं लिखी हुई है। पाली है वो चूंकि मेंस के सिलेबस के अंदर जो है साहित्य अलग से लिखा हुआ है, तो उसमें पाली साहित्य है, पाली भाषा में जो साहित्य है वो भी हमें करना होगा। ठीक है, फिर मेंस के सिलेबस के अंदर क्या है, मेंस के सिलेबस के अंदर देखो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत, जो एक लाइन लिखी हुई है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन और धर्म दर्शन। तो इस काल से संबंधित जो धर्म दर्शन है वो है उपनिषद दर्शन। तो हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उपनिषद दर्शन है वो अलग से करना होगा। उपनिषद के बारे में जो फैक्चुअल डिटेल्स है वो तो प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और प्लस जो इसका दार्शनिक महत्व है वो हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हमें अलग से करना होगा। और मेंस के हिसाब से जो वैदिक साहित्य है वो भी है। ठीक है, ये हमारा प्री और मेंस का वैदिक काल से संबंधित हमारा सिलेबस है जो हमें करना है, और हम हमारी क्लास के अंदर इन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, वैदिक काल है उसका समय काल क्या है, उसको कितने भागों में बांटा गया है वो हम देखते हैं। वैदिक काल है उसका समय काल मैंने अभी आपको बताया था 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है। ठीक है, इसको 2 भागों के अंदर बांटा गया है। वैदिक काल को 2 भागों के अंदर बांटा जाता है। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय जिस वेद की प्राप्ति हुई है वो है ऋग्वेद। ठीक है, और ऋग्वेद अभी हम देखेंगे, ऋग्वेद है वो उसकी भी 4 विधाएं हैं। ठीक है, मतलब ऋग्वैदिक साहित्य की, जिसमें संहिता है ना, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। तो ऋग्वेद संहिता है वो इस काल के अंदर मिली है, तो इस काल को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक के काल को। फिर जो बाकी जो अन्य वेद थे, जैसे यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, वो सब इस काल से संबंधित है। तो इस काल को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, और ये कब से कब तक है, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। तो इस प्रकार से वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखो सवाल हमारे मन के अंदर क्या उठता है कि ऋग्वैदिक काल है, इस काल के अंदर आर्य आ गए थे, हड़प्पन जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता थी उसका पतन हो गया था, फिर अचानक ये आर्य कहाँ से आ गए थे, है ना, और इस काल को जो वैदिक संस्कृति क्यों बोलते हैं, और आर्य है ये कहाँ से आए थे, ये क्या यहाँ के मूल निवासी थे या फिर कहीं बाहर से आए थे। तो इस चीज़ को लेकर के इतिहासकारों के अंदर डिबेट है ना, वो आज तक खुद ही कंक्लूजन पर नहीं पहुँचे हैं। हाँ, उनके अंदर से कुछ मत है, उनको हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा मान्यता मिलती है, और वो मत है मैक्स मुलर का मत आर्यों के बारे में, है ना। मैक्स मुलर का मत है, वो बोलते हैं कि ये जो है आर्य मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया वाले देश कौन कौन से हैं, ये मध्य एशिया वाले देश है तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये एरिया जो है वो है मध्य एशिया कहलाता है। ठीक है, ये सर्वमान्य मत है। ये बोलते हैं कि मैक्स मुलर बोलते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि तिब्बत से आए थे। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, और इससे रिलेटेड इनकी किताब भी है आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस या वेदास। ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। ये बोलते हैं कि उत्तरी ध्रुव से हैं आर्य आकर के भारत में बसे थे।
ठीक है। तो सबसे सर्वमान्य मत कौन सा है? मैक्स मुलर। देखो ये हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही हमारे मेंस के हिसाब से, ये बेसिक जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग कहाँ से आए थे, है ना, और यहाँ आकर के कौन से एरिया के अंदर सबसे पहले बसे थे, फिर इनका विस्तार जो है वो भारत के अन्य हिस्सों में किस किस प्रकार से हुआ था। एक जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आर्यों के बारे में, देखो आर्य जो शब्द है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो सभ्य लोग होते हैं ना, जो भद्र लोग होते हैं उनको आर्य बोला गया है। इन लोगों का ये मानना था कि जो यहाँ पे जो भारत के जो मूल निवासी थे, जो हड़प्पन सभ्यता के लोग थे और उत्तर हड़प्पाई काल के जो लोग थे वो असभ्य प्रकार के लोग थे, उन्होंने इन लोगों ने अनार्य बोला था, ठीक है। तो ये आर्य जो शब्द है इसका अलावा सभ्य लोग, ठीक है। तो मध्य एशिया से ये लोग आए थे, और ये जो शब्द ना आर्य, ये एक भाषाई शब्द है। ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों के बीच में कि ये जो एक नस्लीय शब्द है, ये रेसिज्म मतलब रेस का कोई शब्द नहीं है, ये कोई रेस नहीं है आर्यन नहीं, बल्कि ये एक भाषाई शब्द है, एक लिंग्विस्टिक वर्ड है। और आर्य ये कौन सी भाषा है? इंडो आर्यन लैंग्वेजेज है, इंडो आर्यन लैंग्वेजेज। इंडो आर्यन लैंग्वेजेज के अंदर कौन? इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेज है। और ये कौन कौन सी भाषाएं? इसी को बोलते हैं आर्य भाषा को, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज या आर्य भाषाएं। ये कौन कौन सी भाषाएं हैं? संस्कृत है, ग्रीक है, लैटिन है और जर्मन है। ये सभी भाषाएं आर्य भाषाएं कहलाती है या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहलाती है ना। और ये भाषाई शब्द है, ना कि नस्ली शब्द है, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आर्य जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, देखो ये इनका जो स्थानांतरण कैसे हुआ था, ये मध्य एशिया से भारत कैसे आए थे, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। वैसे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई खास महत्व है नहीं। देखो ये आप ये देख लीजिए, ये भारत है ना, और ये हमारा जो अविभाजित भारत था, जिसमें ये अफगानिस्तान का एरिया हो जाएगा, ये पाकिस्तान है, और ये अफगानिस्तान से सटा हुआ ये मध्य एशिया है, ये इधर ईरान वाला एरिया आ जाएगा, ये इधर तुर्की है, और ये इधर यूरोप आ गया, ठीक है। तो ये लोग जो थे ना, ये मध्य एशिया से हैं, वो ये मध्य एशिया हो गया, मध्य एशिया से। तो ये मध्य एशिया से आर्यन जो है, इनका यहाँ से स्थानांतरण हुआ था। जो स्टेपी तुल्य जलवायु है वहाँ पे ये लोग रहा करते थे, काफ़ी लंबे चौड़े और सुडौल शरीर के होते थे। तो इनका मूवमेंट जब यहाँ से होता है, इनका स्थानांतरण यहाँ से होता है, तो एक तो इनका ग्रुप है वो इधर यूरोप की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो जर्मनी, इटली और इन देशों में जाकर के बस गए थे, और इनकी लैटिन है वो भाषा हो गई थी। इनका एक ग्रुप है वो यहाँ से तुर्की आ गया था, ठीक है। टर्की जो है, टर्की आ गया था। टर्की से ये लोग हैं वो ईरान आ गए थे, टर्की से ये ईरान आ गए थे, टर्की से ईरान, ये ईरान है, ईरान से इनके 3 ग्रुप बटे थे। ईरान से इनका एक ग्रुप जो है वो इधर सीरिया और मिस्र की तरफ चला गया था, सीरिया और मिस्र की तरफ चला गया था। और एक जो इनका एक सीरिया मिस्र की तरफ चला गया था, और एक इधर जो अन्य जो देश थे, जो अरेबिक कंट्रीज है, उनके अंदर चला गया था। और तीसरा जो ग्रुप है वो इधर इंडिया, भारत की तरफ आया था। तो भारत में आकर के सबसे पहले जो उत्तर पश्चिमी भारत है, इस एरिया के अंदर, जिसको सप्त सेंधव बोलते हैं, यहाँ पे आकर के ये लोग बस गए थे, ठीक है। ये 1500 BC के आसपास ये लोग यहाँ आकर के बस गए थे। यहाँ से इनका जो मूवमेंट होता है भारत में, वो जो ऋग्वैदिक काल के अंदर वो ये होता है, एक इनका मूवमेंट होता है पूर्व की तरफ, दूसरा होता है इनका दक्षिण की तरफ, ठीक है। जो पूर्व वाला था ये तेज गति से होता है, और ये जो है धीमी गति से होता है, ये धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे। ये इधर देखो, अभी हमें थोड़ी देर में देखेंगे कि ऋग्वैदिक जो लोग हैं वो इनकी भौगोलिक स्थिति क्या थी। तो ये गंगा, सरयू, सरस्वती, इन नदियों के बारे में भी ऋग्वेद के अंदर जो है जिक्र मिलता है। तो पता चलता है कि ये लोग यहाँ तक आके बस गए थे। फिर उत्तर वैदिक काल में ये लोग सदानीराज, जो गंडक नदी जिसको बोलते हैं, वहाँ तक ये लोग जाकर के बस गए थे। और साउथ के बारे में जो दक्षिण की तरफ इनका जो विस्तार था वो धीमा था, और इसके बारे में हमें इतना नहीं पढ़ना है। हमें ये देखना है कि इनका जो भौगोलिक विस्तार था मोस्टली जो है उत्तर की पूर्व दिशा की तरफ, पूर्व भारत की तरफ हुआ था। ये इस तरह यहाँ तक बिहार के जो गंडक नदी वाली, ये इनकी सीमा थी, पूर्वी सीमा। तो ऐसे देखते हैं कि ये मध्य एशिया से ये लोग किस किस प्रकार से हैं वो यहाँ। अब इनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे? देखो, साहित्यिक साक्ष्य जो अभिलेख के साक्ष्य जो मिलते हैं ना इन देशों से, टर्की से, सीरिया से, और ये टर्की, सीरिया और ये कौन सा देश है एक, ये अपना ईरान है, यहाँ से कुछ अभिलेख मिलते हैं। जैसे ये टर्की से गिटाइट अभिलेख मिलता है, ईरान से कैसाइट अभिलेख मिलता है, ये बोग हज कोई अभिलेख मिलता है सीरिया से। इन अभिलेखों के अंदर क्या है कि कुछ सिमिलरिटीज़ मिलती है, जो कि वैदिक संस्कृति है उसके अंदर भी वैदिक साहित्य है, या फिर वैदिक जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, जैसे उत्तर वैदिक काल के जो चित्रित दूषण मृदभांड है, उनसे जो हमें जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उनसे, और इन अभिलेखों के अंदर को जो कुछ भी लिखा हुआ है कुछ सिमिलरिटीज़ मिलती है। जैसे कि घोड़े की नाल है, या फिर जो आर्यन देवता थे
है ना। जब हम वैदिक साहित्य के अंदर पढ़ते हैं इंद्र, वरुण, अग्नि, मित्र, अश्विन, ये सारे जो देवता है इस बोगज बोगहज कोई अभिलेख के अंदर इनका जिक्र मिलता है। ऐसे ही इस हिटाइट और कसाइट अभिलेख के अंदर भी कुछ सिमिलरिटीज जो है वैदिक संस्कृति, जिनके बारे में यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं, जो साहित्य मिला है, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उनसे जब मिलान किया गया तब ऐसा लगा कि हाँ, इनके और जो भारतीय आर्यन जो थे, वैदिक संस्कृति के जो लोग थे, इनके बीच में जरूर कोई संबंध रहा होगा। उस आधार पे जो है विदेश जो पुरातत्वविद है या मैक्स मुलर जैसे विद्वान है, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये लोग जो थे मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सिर्फ आपको ये इसलिए बताया ताकि आपको पता रहे कि आर्यन लोग थे कौन, कहाँ से आए थे, क्या इनकी भाषा थी, पहले आके कहाँ बसे थे, फिर इनका भारत के अंदर जो है विस्तार किस किस प्रकार से होता है। अब हम देखते हैं कि भाई आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य के बारे में। देखो, वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी का जो सबसे बड़ा स्रोत है ना, वो वैदिक साहित्य ही है ना। वैदिक साहित्य, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य इस काल से संबंधित बहुत कम मिले हैं, है ना, जो मिले हैं उनसे एक सटीक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन जो वैदिक साहित्य है वो बहुत ही ठीक से लिखा गया है। सबसे पहला साहित्य है हमारे जो प्राचीन इतिहास है ना, तो वो उन जो वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी है वो इस साहित्य के ऊपर ही टिकी हुई है। तो वेद क्या है ना, वेद कितने प्रकार के हैं, ये सारी जानकारी है वो वैदिक साहित्य के अंदर आती है, और अभी हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, वेद की जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है ज्ञान, है ना। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। और वेद जो है वो लिखे कब गए थे? देखो, वेद जब इस काल के अंदर जो 1500 BC से लेकर के लगभग 600 BC तक जो ये वैदिक काल है, इसमें जितने भी वेद हैं ये सारे लगभग मौखिक थे, है ना। तो इनका जो संकलन हुआ ना, इनको लिखा गया, ये बाद में लिखा गया है। इस समय इनके पास क्या है, इनको ज्ञान तो था, इनका सारा ज्ञान था वो मौखिक था, लेकिन इनके पास लिपि नहीं थी। लिपि जो ब्रह्मी लिपि है ना, जो सबसे पहली लिपि, हड़प्पन लिपि के बाद में जो लिपि आई थी वो ब्रह्मी लिपि थी, और वो कौन से काल के अंदर है? बुद्ध काल, जिसको वैदिकोत्तर काल कहते हैं, उस समय उसका जन्म होता है ब्रह्मी लिपि का। तो इस समय इनके पास कोई लिपि नहीं थी, इनके पास भाषा थी, इनके पास अपना मौखिक साहित्य था। इस साहित्य को बाद में जो संकलन करता कौन था? तो कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने इस साहित्य का पूरे का संकलन किया था, जिसको आज वैदिक साहित्य कहा जाता है। और वेदों को ना नित्य माना जाता है। नित्य है, ये प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है, और अपौरुष है, ये किसकी, ये इस देवताओं के द्वारा, ईश्वर के द्वारा इनकी रचना हुई है, ऐसा माना गया है वेदों के बारे में। नित्य है, प्रामाणिक, अपौरुष है, ना वेदों को माना गया है। और जो वेदों का जो मंत्र, वैदिक जो मंत्र थे, उनके जो रचनाकार थे उनको दृष्टा बोला जाता है। जो पुरुष होते थे उनको दृष्टा कहा गया है, और जो महिला रचनाकार थी उनको बोला गया ऋषि। ठीक है, और जो भाषा इन वेदों के अंदर इस्तेमाल हुई है वो है वैदिक भाषा। तो ये मोटी मोटी बात आपके समझ में आ गई कि वैदिक साहित्य है वो वेद क्या है। ठीक है, और वेदों को नित्य, प्रामाणिक, अपौरुष कहा गया है। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने इनका संकलन किया है। ठीक है, दृष्टा और ऋषि क्या है? वैदिक संस्कृत के अंदर, वैदिक संस्कृत है वो इनकी भाषा है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि वेद कितने हैं। ठीक है, वेदों के क्या क्या भाग हैं, वो सारी बातें हम आगे देखते हैं। अब देखो, वैदिक साहित्य, इनकी रचना होती है 1500 BC से लेकर 600 BC के बीच में। ठीक है, 1500 BC से 600 BC। इनको श्रुति साहित्य भी कहा गया है। ठीक है, श्रुति मतलब सुनना, ये मौखिक है इसलिए ये नाम पड़ा है श्रुति साहित्य। ठीक है, तो वैदिक साहित्य अथवा श्रुति साहित्य 1500 BC से लेके 600 BC तक जो ऋग्वैदिक साहित्य है, उत्तर वैदिक साहित्य है, सबको मिला करके वैदिक साहित्य कहा गया है। ये इसका समय काल है। अब जो वैदिक साहित्य का प्रतिनिधित्व है ये 4 वेद करते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 4 वेद कौन कौन से हैं। वो चारों वेद जो है वो वैदिक साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? पहला वेद है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं। अब इन 4 वेद है ना, प्रत्येक वेद को 4 खंडों से निर्मित किया गया है ना। प्रत्येक वेद है वो 4 भागों में बटा हुआ है। अब 4 भाग कौन कौन से? वैदिक साहित्य है वो प्रत्येक वेद को 4 भागों में, 4 खंडों में से निर्मित होता है। 4 खंड कौन कौन से? एक होती है संहिता होती है, एक होता है ब्राह्मण, तीसरा होता है आरण्यक, चौथा होता है उपनिषद। संहिता क्या होती है? संहिता होती है, ये समझ लीजिए आपकी ऋग्वेद है ना, इसके 4 भाग हो गए। ठीक है, 4 खंड हो गए। एक ऋग्वैदिक संहिता, ऋग्वैदिक ब्राह्मण, ऋग्वैदिक आरण्यक, ऋग्वैदिक उपनिषद। ठीक है, ऐसे ही यजुर्वेद के हैं, यही सामवेद के हैं, यही अथर्ववेद के हैं। अब इसमें संहिता क्या चीज़ होती है? जो ये वेदों के अंदर जो स्तुतियाँ हैं, जो देवताओं की या जो महान लोग थे उनकी जो स्तुतियाँ होती थी, उनका जो संकलन है उसको क्या बोला गया है? उसको संहिता कहा गया है। तो जो स्तुतियाँ हैं उनका जो संकलन है वही संहिताएँ हैं। ठीक है, जो ब्राह्मण क्या है? ये जो स्तुतियाँ थी, ये जो संहिताएँ थी, इनके ऊपर टीकाएं लिखी गई। टीका क्या होती है? जो जब इनका कोई निष्कर्ष निकाला जाता है या कोई संक्षेप में कुछ लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं टीका। तो इन संहिताओं पे जो टीका लिखी गई उनको कहा गया ब्राह्मण।
ठीक है। तीसरी होती है आरण्यक। आरण्यक ये क्या है, जंगल पुस्तकें हैं। जब आदमी अपनी ज़िंदगी से बोर हो जाता है तो वो जंगल में रहने लग जाता है और सांसारिक जीवन से अलगाव हो जाता है, कुछ रहस्यवादी प्रकार की या रहस्यात्मक ज्ञान की प्राप्त करने की कोशिश करता है, दार्शनिक बातें करने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आरण्यक साहित्य है, इसके अंदर मिलती है ना। तो आरण्यक जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये जंगल पुस्तकें हैं और ये सांसारिक जीवन से अलगाव है, इसके बारे में इनके अंदर लिखा गया है। उपनिषद क्या है, उपनिषद का इसका जो विषय वस्तु है वो दर्शन है, ठीक है। जैसे इसका विषय वस्तु है वो ये रहस्यात्मक ज्ञान है, वैसे इसका विषय वस्तु दर्शन है। जब ये सारी चीज़ें इनके अंदर इस समय काल के अंदर जब जितना भी ये कर्मकांड और अंधविश्वास वगैरह आ गए थे, तब ये ज्ञान मार्ग का जो जैसे ही परेशान हो गए थे लोग कि भाई बहुत ज़्यादा कर्मकांड हो गए हैं, तो अब कोई नया सुधार किया जाए धर्म के अंदर, तब उस समय उपनिषद जो साहित्य है उसकी रचना होती है। इसका जो विषय वस्तु है वो दर्शन है। और ये जो है इस सारे वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम खंड है, इसलिए इसको वेदांत भी बोलते हैं। तो अकेला अगर प्रीलिम्स में कोई सवाल आता है कि वेदांत किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं उपनिषद को। वैसे उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो उप प्लस नी प्लस सद होता है, मतलब निकट निष्ठापूर्वक बैठना, मतलब गुरु जी के पास में निष्ठापूर्वक बैठ के जो अध्ययन किया जाता है उसी को उपनिषद बोला जाता है, ठीक है। अब उपनिषद के बारे में हमें उपनिषद दर्शन पढ़ना है, क्योंकि हमारे मेंस के सिलेबस में है, वो हम आगे की क्लास के अंदर करेंगे कि उपनिषद कितने हैं, उपनिषदों के अंदर क्या क्या बातें कही गई है, वो सारी बातें। अब आप देखिए कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद को इसके 4 खंड है, हर वेद के 4 खंड है, ठीक है। तो जैसे ऋग्वेद संहिता है, फिर ऋग्वेद के ब्राह्मण है, ऋग्वेद के आरण्यक है, ऋग्वेद के उपनिषद है। ऐसे यजुर्वेद संहिता है, यजुर्वेद ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, ठीक है। ऐसे सामवेद और अथर्ववेद के भी है। तो इस बात में आप कभी कंफ्यूज मत होना कि ब्राह्मण है वो कोई अलग से है, ब्राह्मण है वो इन्हीं वेदों से जुड़े हुए हैं। हर जो वेद है उसके ब्राह्मण है, हर वेद के आरण्यक है, हर वेद के उपनिषद है ना, हर वेद की संहिताएं हैं। ये संहिताएं जो है ना वो मौलिक है, सारा ऋग्वेद है वो, सारे जो वेद है वो अपने मौलिक जो भाग है उसी पे टिके हुए हैं, और इनका मौलिक भाग है संहिताएं हैं। जैसे ऋग्वेद की ऋग्वेद संहिता है, यजुर्वेद की यजुर्वेद संहिता है, सामवेद की सामवेद संहिता है, अथर्ववेद की अथर्ववेद संहिता है। और ये ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद ये सारे जो है इनका जो लेखन हुआ है इन संहिताओं पे आधारित है, ठीक है। ब्राह्मण है वो जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण है वो ऋग्वेद संहिता पे आधारित है, ऐसे ही यजुर्वेद का ब्राह्मण है इस यजुर्वेद संहिता पे आधारित है। तो जो मौलिक खंड है ना वेदों का वो है संहिताएं, ठीक है। ये दोनों, और इनकी संख्याएं मात्र 4 है, इनकी संख्याएं मात्र 4 है, ठीक है। हर वेद की एक संहिता है, और तो टोटल वेद 4 हो गए, तो कितनी संहिताएं होगी, 4 संहिताएं होगी, है ना। और लेकिन जो ये अन्य ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद है ना, ये इनके ऊपर लिखे गए संहिताओं के ऊपर, तो इनकी संख्या है ना अलग अलग है। इनकी संख्याएं 4 नहीं, इनकी संख्याएं 4 से ज़्यादा भी है। जैसे उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, ठीक है। मौलिक खंड मैंने आपको बता दिया कि जो मौलिक खंड है संहिताएं हैं, और जो वेद की जो प्रकृति है वो इस संहिता के ऊपर निर्भर करती है, इस पे आधारित है। अब हम आगे देखते हैं कि कि ऋग्वेद है उसकी विषय वस्तु, ऋग्वेद संहिता की विषय वस्तु क्या है, ऐसे सामवेद की विषय वस्तु क्या है, यजुर्वेद की विषय वस्तु क्या है, और अथर्ववेद की विषय वस्तु क्या है। ऋग्वेद में जो स्तुतियाँ जो लिखी गई है ना, ऋग्वेद संहिता, हम यहाँ पे देख लीजिए ऋग्वेद संहिता है, मान लीजिए आप, है ना, ऋग्वेद संहिता। तो ऋग्वेद संहिता है जो मौलिक खंड है ऋग्वेद का, उसके अंदर क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, उसकी विषय वस्तु है जो देवी देवता थे उस समय के, उनको समर्पित स्तुतियाँ हैं, ठीक है, ऋग्वेद के अंदर। ऐसे ही सामवेद की है वो विषय वस्तु क्या है, सामवेद संहिता में ऋग्वेद संहिता से ली गई स्तुतियाँ जो यज्ञों के दौरान गायन उद्देश्यों से प्रयोग की जाती थी, है ना। ये ऋग्वेद संहिता में जो कुछ स्तुतियाँ होती थी जिनका यज्ञ के दौरान जो गायन के रूप में प्रयोग किया जाता था वो ही सामवेद संहिता है, ठीक है। ऐसे ही यजुर्वेद में क्या यजुर्वेद की क्या विषय वस्तु है, यजुर्वेद के अंदर वो स्तुतियाँ हैं, इसमें भी स्तुतियाँ, वो स्तुतियाँ हैं जो मंत्रों के रूप में प्रयोग होती थी, ठीक है। तो इसमें जो गाने के रूप में प्रयोग होती थी वो स्तुतियाँ हैं, इसमें जो मंत्रों के रूप में प्रयोग होती थी वो स्तुतियाँ हैं, और इसमें जो देवी देवताओं को समर्पित सभी स्तुतियाँ आ गई ऋग्वेद संहिता में। और अथर्ववेद में क्या है, ये सांसारिक जीवों से संबंधित स्तुतियाँ जो है ना वो ये अथर्ववेद के अंदर है। जैसे रोगों का निदान कैसे हो, युद्ध के अंदर सफलता कैसे मिले, संसाधन की प्राप्ति कैसी हो, तो इससे संबंधित जितने भी स्तुतियाँ हैं वो अथर्ववेद के अंदर है। तो ये सवाल ऐसे सांसारिक जीवन से संबंधित स्तुतियाँ किस वेद में मिलती है, तो हो जाएगा अथर्ववेद, ठीक है। वैदिक मंत्रों से संबंधित स्तुतियाँ किस वेद में है, तो यजुर्वेदा, ठीक है। और ऐसे ही जो गायन के उद्देश्यों से प्रयोग होती थी यज्ञ के दौरान, तो वो स्तुतियाँ किस वेद में, वो सामवेद में, ठीक है। ये इनकी विषय वस्तु हो गई, ठीक है। अब एक सवाल, ये यहाँ से एक सवाल बनता है, ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा, इस पर क्या है कई बार वो कथन कारण वाला सवाल पूछ लेते हैं ना। तो वेद है ना एक धार्मिक साहित्य है ना, वेद एक धार्मिक साहित्य है
लेकिन वैदिक काल का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी है ना, वो किससे मिलती है? इन्हीं वेदों से मिलती है। ठीक है, जैसे वेदांग हम आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लास में वेदांग, जो वेदों के, वेद प्लस अंग मतलब वेदों का अंग, ये वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, वैदिक साहित्य का विस्तार है। जो वेदों को समझने के लिए इनकी रचना हुई थी वो वैदिकोत्तर काल के अंदर होती है। वैदिक काल में इनकी रचना हुई थी, बाद के काल में इनकी रचना हुई थी, है ना। तो ये क्या है? ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। ठीक है, इनका धर्म से वेदांग नहीं, वेदांग तो धार्मिक साहित्य ही है। जो उपवेद थे, उपवेद ये कुछ विषय हुआ करते थे, जैसे ज्योतिष है ना, जैसे आयुर्वेद है, ये क्या धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। वैसे ही ये वेद है ना, वो धार्मिक साहित्य है। ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, ये धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इस काल की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी है वो हमें वैदिक साहित्य से मिलती है। अब मान लो सवाल आ गया कि वेद जो है वो, वेदों के बारे में उस समय की धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, कथन एक। दूसरा कथन आ जाता है कि वेदों से जो है वो वेद एक धार्मिक साहित्य, ये वेदों से जो है वो वैदिक काल की धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसका कारण लिख दिया, चूंकि वेद जो है वो धार्मिक साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वेदों में केवल उस समय की धार्मिक जीवन के बारे में ही बताया गया है। तो अब आप इसको कथन कारण में से किस प्रकार से, वो 4 आपको ऑप्शन दे देंगे कि कथन 1 सही है, स्पष्टीकरण सही है, ये बता के आपको उस हिसाब से पूछ सकते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वेद धार्मिक साहित्य जरूर है, लेकिन वेदों के अंदर वैदिक काल के जीवन की के सभी पक्षों की जानकारी हमें मिलती है। अब डिटेल में हम एक एक वेद को करते हैं कि हर वेद के अंदर क्या है, उसके बारे में क्या बताया गया है, उसके कितने भाग है, क्या, और उनके रचनाकार को क्या बोलते, रचनाकार कौन थे, है ना, दृष्टा को क्या जो मंत्रोच्चार करते थे उनको क्या बोलते थे। तो हम जैसे शुरुआत करते हैं ऋग्वेद से, क्योंकि सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है ना। इसकी रचना है वो 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक की गई थी। ये याद रखना कि जो सबसे प्राचीन वेद है ना वो ऋग्वेद है, और जो इस काल, समय काल का जो वेद है वो ऋग्वेद ही है। ठीक है, बाकी सारे वेद हैं वो है 1000 BC से लेकर के 600 BC तक के टाइम पीरियड के। ठीक है, तो ऋग्वेद संहिता, क्योंकि हमें पता है कि ऋग्वेद संहिता भी है, इसके ब्राह्मण भी है, इसके आरण्य की भी उपनिषद भी है। तो हम उपनिषद को तो वैसे भी अलग से करने वाले हैं। आरण्य के बारे में ऐसी कोई खास बात है नहीं। आरण्य को तो मैंने आपको बताया कि जंगल पुस्तकें हैं, और इन जब सांसारिक जीवन से जब अलगाव होता था तब वो इसकी विषय वस्तु है। और ब्राह्मण के बारे में हम अभी इसी के अंदर आगे देख लेंगे कि ऋग्वेद के ब्राह्मण जो एग्जाम में आ सकते हैं वो ब्राह्मण कौन कौन से हैं। ऋग्वेद के अंदर क्या है कि इसके 10 मंडल बताए गए हैं। 10 मंडल मतलब 10 जिल्द के अंदर है, 10 बड़े भागों, 10 भागों के अंदर लिखा हुआ है। तो इसके 10 मंडल है, 1028 सूक्त है इसमें, और लगभग 10,000 के आसपास में मंत्र है। अलग अलग जगह अलग अलग संख्या दी हुई है, कई जगह 10,600 है, कई जगह 10,528 है, ऐसे कुछ है। तो आप ये नहीं पूछेंगे, इसमें पूछ सकते हैं कि 10 इसमें मंडल कितने हैं। यही इंपॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। सूक्त के बारे में भी जनरली नहीं पूछते हैं, फिर भी आप देख लीजिए कि 1028 इसके अंदर सूक्त है। इसमें आप देखिए कि 10 मंडल है ना, ऋग्वेद को ऐसे 10 भागों में बांट दिया आपने। तो पहला और 10वां है ना, ये सबसे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, जब इसका सबसे पहला जो मंडल है वो सबसे बाद में जोड़ा गया, ये पहला और 10वां सबसे बाद में जोड़ा गया है, तो इनको क्षेपक बोला जा गया है। ठीक है, तो प्रथम और 10वां मंडल है वो क्षेपक, क्षेपक का मतलब ये बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, और दूसरे मंडल से लेकर के 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, वैसे इनके नाम भी है लेकिन वो हमारे एग्जाम में नहीं पूछते, क्योंकि जिनका हिस्ट्री वैकल्पिक विषय है वहीं पे वो ऐसे सवाल आते हैं कि दूसरे से लेकर 7वें मंडल के नाम, जैसे गृहस्थ, समत है, विश्वामित्र है, वशिष्ठ है, अत्रि है, भारद्वाज, ऐसे कुछ नाम है, लेकिन वो हमारे एग्जाम के अंदर से नहीं सवाल पूछ जाते। लेकिन आप तो इतना ध्यान रख लीजिए कि दूसरे से लेकर 7वें मंडल को परिवार मंडल बोला गया है। ठीक है, जो गायत्री मंत्र है वो है वो उसका जो जिक्र हुआ वो 3रे मंडल के अंदर हुआ है। इसके रचनाकार थे वो विश्वामित्र, ये विश्वामित्र ऋषि थे और सूर्य को समर्पित किया गया है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। इसके रचनाकार थे विश्वामित्र थे, और ये 3रे मंडल के अंदर लिखा गया है। ये ऋग्वेद से संबंधित, जो ऋग्वेद में जो जानकारी मिलती है हम उसके बारे में देख रहे हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको सीधे याद करने हैं, इसके बारे में समझने जैसी कोई खास चीज़ है नहीं। ठीक है, अब जैसे ऋग्वेद के अंदर एक ये युद्ध का वर्णन किया गया है, दशराग्य युग। अब इससे पता चलता है कि उस समय लोग युद्ध भी किया करते थे, है ना। ऋग्वेदिक काल के अंदर युद्ध वगैरह भी होते थे। और ये युद्ध है वो ये कौन से मंडल में है? ये 7वें मंडल के अंदर इस युद्ध का वर्णन है। ये युद्ध किसके बीच में होता है ये भी जानकारी मिलती है। तो भरत कबीला था, है ना, और दूसरा ये 10 कबीले थे। अब 10 कबीले, 10 में से 5 तो थे आर्य और 5 थे अनार्य, यदु, पुरु, अनु, है ना, ये तो आर्य थे। और ये कुछ बलानस, अकिन, पक्त और ये कुछ 5 कबीले थे वो अनार्य कबीले थे। तो ये अपने को नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि दशराग्य युद्ध है। दशराग्य युद्ध है, इसका कौन से वेद में वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 7वें मंडल में।
है ना। तो और किस किस के बीच हुआ था, तो भरत कबीला और ये 10 कबीले थे, 10 कबीलों के नाम हमें याद नहीं करना है। और इसमें उस समय जो इस भरत कबीला था, इसका राजा कौन था, राजा सुदास था, ठीक है, राजा सुदास। और ये इसकी संभावना है कि ये जो युद्ध है वो परुषणी नदी, जो रावी नदी है जिसका प्राचीन नाम परुषणी था, तो रावी नदी के जल के लिए ये इनके बीच में ये युद्ध है वो लड़ा गया था। ये जानकारी हमें किससे मिलती है, ये ऋग्वेद से मिलती है। अब हम आगे देखते हैं कि इस वेद में और क्या जानकारी मिलती है। इस वेद में कुछ महिला ऋषियों के नाम मिलते हैं, वो मिलते हैं 8वें मंडल के अंदर। ऋग्वेद के 8वें मंडल के अंदर कुछ महिला ऋषियों के नाम मिलते हैं, ठीक है, जो वेदों की रचनाकार महिला रचनाकार थी। तो वो नाम ये क्या है, कई बार पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी है वो महिला ऋषि है ना, या फिर कौन सी है जो ऋग्वेद से संबंधित महिला ऋषि है। तो गोसा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा, काक्षावर्ती, लोपामुद्रा, ये नाम आप है सीधे सीधे याद कर लेना कि महिला कौन सी महिला वैदिक काल से संबंधित महिला ऋषि है। कई बार क्या होता है, किसी और काल की किसी महिला ऋषि का नाम लिख दिया, तो कुछ 3 ऑप्शन 3 फैक्ट वो डाल दिए, एक इनमें से कोई नाम डाल दिया, तो ये आ सकता है सवाल। तो आप इनके नाम देख लेना कौन कौन से हैं। सोमरस के बारे में, या सोम देवता भी थे, तो सोम का जो वर्णन है वो 9वें मंडल के अंदर मिलता है। ये सीधा सीधा कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल के अंदर सोम का जिक्र है, तो 9वें मंडल के अंदर है। और इनका जो निवास था वो मुजवंत पर्वत, जिसको हिमालय पर्वत, जो आज का हिमालय पर्वत है, उसको उस समय मुजवंत पर्वत बोला जाता था, वहाँ पे ये सोमरस मिलता था, ठीक है। और 10वां मंडल है, 10वां मंडल अभी मैंने बताया कि पहला और 10वां है वो क्षेपक है। 10वें मंडल के अंदर वैसे कई सूक्त हैं इसके, तो लेकिन पुरुष सूक्त और नास्ते सूक्त इंपॉर्टेंट है। पुरुष सूक्त के अंदर ये जो पहली बार चारों वर्णों का शूद्र वर्ण का तो पहली बार उल्लेख मिलता है इसमें, तो एक साथ चारों वर्णों का उल्लेख किसमें मिलता है, तो ये मिलता है पुरुष सूक्त के अंदर। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण का तो यहाँ पहली बार उल्लेख मिलता है। ऐसे ही इसी मंडल का एक सूक्त है नास्ते सूक्त, उसमें निर्गुण भक्ति की जानकारी मिलती है, ठीक है, निर्गुण भक्ति, जिसमें ईश्वर को जो है वो निर्गुण माना गया है, ठीक है, जिसकी गुण है वो कल्पनातीत है, जिनको हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो उस प्रकार की जो निर्गुण भक्ति है उसकी जानकारी नास्ते सूक्त के अंदर मिलती है। अब इस जो ऋग्वेद थे, इसके जो मंत्र थे, उनका जो उच्चारण करने वाला जो होता था उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे होता या होत्री, ठीक है। जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला होता था होता या होत्री। वैसे देखो अभी हम उत्तर वैदिक काल के अंदर क्या है कि जो पुरोहित होते थे, हम देखेंगे आगे कि पुरोहित होते थे वो जो 16 प्रकार के पुरोहित हो गए थे, ठीक है। तो ये हर वेद से संबंधित एक पुरोहित होता था, है ना, जो वैदिक जो मंत्र थे उनका उच्चारण करता था। तो जैसे ऋग्वेद का जो पुरोहित था उसको बोलते थे होत्री, जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था। वैसे ही यजुर्वेद का था, सामवेद का था और अथर्ववेद का था। तो ऋग्वेद वाले को होत्री बोल दिया, यजुर्वेद वाले को अर्धवर्यु बोल दिया, सामवेद वाले को उद्गाता बोल देते हैं और इसको ब्राह्मण बोल देते हैं। ये 4 तो ये हो गए। फिर इनके 3-3 सहायक हुआ करते थे। कोई भी जब यज्ञ होता था, जैसे उत्तर वैदिक काल के अंदर राजसूय या फिर वाजपेयी यज्ञ हुआ करते थे, तो ये काफ़ी ये 16 प्रकार ये जो पुरोहित होते थे इनकी उपस्थिति में यज्ञ होने लग गए थे। ऋग्वेदिक काल के अंदर तो जो यज्ञ होते थे वो गृहपति, जो घर का स्वामी होता था, वही करवा लिया करता था, और वो साधारण प्रकार के यज्ञ होते थे, है ना। और लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये यज्ञ जो है वो कर्मकांड और अंधविश्वास से परिपूर्ण हो चुके थे, है ना। तो जो 16 प्रकार के पुरोहित है वो ऋग्वेदिक काल के अंदर हो चुके थे। अब हम इनकी जो धार्मिक और सामाजिक स्थिति है जो कल की क्लास में हम देखेंगे तो उसमें बताएंगे कि, है ना, कि 16 प्रकार के जो धर्म के अंदर किस प्रकार से ऋग्वेदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल के अंदर कर्मकांड है वो अंधविश्वास है वो शामिल हो गए थे। तो अभी मैंने बताया कि जैसे इस समय का जो पुरोहित होता था, ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला होता था, उसको होत्री बोलते थे। इस होत्री के 3 सहायक होते थे। ऐसे ही ये 4 हो गए। तो इस प्रकार से ये 4 लोग थे, चारों के 3-3 सहायक हो गए। तो ये टोटल 16 पुरोहित थे। तो वैदिक काल के अंदर कितने तरह के पुरोहित होते थे? 16 तरह के पुरोहित होते थे, ठीक है। अब ऐसे ऋग्वेद के जो मैंने अभी बताया कि ब्राह्मण साहित्य, तो हर वेद के क्या है? ब्राह्मण है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो 2 नाम आप याद कर लेना, ऐत्रेय और कौशितकी, ठीक है। ऐत्रेय और कौशितकी, ये 2 ब्राह्मण है ऋग्वेद के। ऐसे तो और भी हैं, लेकिन आप ये 2 याद रखना, ऐत्रेय और कौशितकी। अब हम देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद संहिता है। यजुर्वेद का इसके भी 3-4 भाग हो जाएंगे। यजुर्वेद संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। तो यजुर्वेद संहिता के है जो इसके 2 भाग है, इसको जो कृष्ण यजुर्वेद है और शुक्ल यजुर्वेद है, ठीक है। और ये जो एकमात्र वेद ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों के अंदर मिलता है। और शून्य का जो प्रारंभिक उल्लेख है वो किस वेद में मिलता है? वो यजुर्वेद में मिलता है। और इसके जो मैंने अभी बताया था कि 16 प्रकार के पुरोहितों में एक पुरोहित ये भी हुआ करता था, ठीक है। जो 4 प्रधान पुरोहित होते थे,
इसमें ये यजुर्वेद वाला जो पुरोहित था, जो मंत्रों का, वैदिक मंत्र, जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था, उसको क्या बोलते थे? अर्धवर्यु। ये सीधा सवाल पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इसको याद कर लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित ब्राह्मण है वो कौन कौन से हैं। तो सतपथ और तैतरेय, ठीक है। और ये अभी पहले इसमें देखे थे हमने कि ऐतरेय और कौशितकी है इसके ब्राह्मण, और इसके ब्राह्मण हो गए सतपथ और तैतरेय ब्राह्मण, है ना। अब देखते हैं सामवेद के बारे में कि सामवेद में ऐसी क्या खास बात है, सामवेद के बारे में हमें कौन से फैक्ट याद करने हैं, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना कि संगीत का जो प्राचीनतम स्रोत है या साक्ष्य जो मिलते हैं वो सामवेद से मिलते हैं, ठीक है। संगीत के सबसे प्राचीनतम, उसके बाद में तो जो भरत ने जो नाट्य शास्त्र लिखा था उससे भी संगीत के बारे में और जानकारी मिलती है ना। और वो हम आगे जो संगीत कला आगे प्राचीन काल के जो कलाओं के अंदर देखेंगे तो वो हम वहाँ कर लेंगे, ठीक है। और जो सामवेद था, इसके जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला होता था उसको उद्गाता बोलते थे। यही उन 16 पुरोहितों में जो 4 प्रधान पुरोहित होते थे उसमें से एक क्या था, कौन था? उद्गाता था, ठीक है। और सामवेद के जो ब्राह्मण साहित्य हैं वो 25 और 26 है। देखो जो मैं अभी इन वेदों के बारे में जो फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ ये आपको सीधे याद करने हैं, इनके बारे में ऐसी कोई समझने वाली खास चीज़ है नहीं, ठीक है। ये सारे जो है ना ये तथ्य हैं, ये तथ्य आपको याद करने हैं। कई बार एग्जाम के अंदर ये सीधे तथ्य पूछ ले जाते हैं तो वहाँ ये गलत नहीं होना चाहिए, है ना। और तो आप इनके बारे में, और मैंने जो ये बताए हैं ये इतने ही फैक्ट है इनके बारे में, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है ना। जैसे कुछ लोग हैं वो हिस्ट्री जीएस को भी एक आर्या या किरण जैसी पुस्तक लेके बैठ जाते हैं, तो वो वहाँ आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहले बात तो इसमें से सवाल जो वो एक आधा सवाल प्रीलिम्स में आता है ना। मेंस में भी इसमें से कोई सवाल आएगा जो साहित्य है ना, या फिर उपनिषद दर्शन का कोई सवाल आएगा, तो उसके लिए इतना डिटेल में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इतने सफिशिएंट फैक्ट आपके पास में, सिर्फ इन्हीं को आप याद कर लेना और इनमें से आपको सवाल है वो मिल जाएगा। चौथा जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद है ना, इसके कुछ अन्य नाम भी है, ठीक है। जैसे वैसज्य वेद है, मही वेद है, अथर्व आंगिरस वेद है। ये अथर्वा और आंगिरस ऋषि, अथर्वा ऋषि और आंगिरस इनके ये गुरु शिष्य थे, है ना। तो इनके नाम पे इसको अथर्व आंगिरस ऋषि वेद भी बोलते हैं। वैसज्य वेद भी, वैसज क्योंकि इसमें औषधियाँ के बारे में जो आयुर्वेद की जो प्रारंभिक जानकारी है वो इसी वेद में मिलती है, इसलिए इसको ये बोलते हैं। मही वेद हो गया। अब जो इस वेद की जो विषय वस्तु है ना थोड़ी भौतिकतावादी है। बाकी जो है, बाकी जितने तीनों वेद है ये आध्यात्मिकता की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा है, और इस वेद का झुकाव है वो भौतिकतावाद की तरफ है, ठीक है। जादू, टोने, टोटके आदि का उल्लेख अथर्ववेद के अंदर मिलता है। चिकित्सा पद्धतियाँ, औषधियों का उल्लेख है वो अथर्ववेद के अंदर मिलता है। आयुर्वेद का उदय इसी वेद से माना जाता है। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये होता है लंबी आयु का विज्ञान, ठीक है, आयुर्वेद का। लेकिन अब क्या है कि देखो ये जो चिकित्सा पद्धतियाँ और औषधियाँ और ये सब जो है ना, इस समय तक इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। ये ज़्यादातर जो थी ना किस पे टिकी हुई थी? ये इलाज, ये जादू, टोने, टोटकों पे टिके हुए थे। आगे जाकर के फिर जैसे अपन देखेंगे वैदिकोत्तर काल के बाद मौर्य और मौर्योत्तर काल के अंदर आयुर्वेद का विकास होता है। आयुर्वेद के 2 प्रमुख केंद्र बन गए थे, एक बनारस था, एक तक्षशिला था, ठीक है। एक शल्य चिकित्सा और औषधियों के बारे में दोनों अलग अलग केंद्र बन गए थे। तो ये हम आगे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि आयुर्वेद का जो उदय है ना वो इसी वेद से माना जाता है, अथर्ववेद से, है ना। तो लंबी आयु का विज्ञान इसको बोलते हैं, और जादू, टोने, टोटके, भौतिकतावाद ये सब अथर्ववेद की विशेषताएं हैं। अब और इसका जो मंत्रोच्चार करने वाला होता था उसको, जो प्रधान पुरोहित होता था उसको ब्रह्म या ब्राह्मण बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो ब्राह्मण साहित्य हैं वो कौन कौन से? इसका एक ही है, इसका याद रखना, गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। अब एक चीज़ ये याद रखना कि जब मैं अभी बताया ना आपको कि 16 पुरोहित होते थे, जिसमें 4 ये प्रधान पुरोहित थे, होत्री, उद्गाता, अर्धवर्यु और ब्राह्मण, ठीक है। इनके 3-3 सहायक होते थे, तो ये टोटल हो जाते थे 16। ये कब आ गए थे, कब महत्व में आ गए थे? ये उत्तर वैदिक काल के अंदर, ठीक है। जो यज्ञ और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता था वो जो यज्ञानुष्ठान होते थे ना, जो यज्ञानुष्ठान यज्ञ होते थे, यज्ञों के अंदर इनका महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था। और इन चारों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? ऋत्विज। अब मान लो ये टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम के अंदर आ गई कि ऋत्विज कौन है ना, ऋत्विज क्या है। तो अब आपको इसमें 4 ऑप्शन डाल देंगे कि वैदिक काल से संबंधित पुरोहित, या वैदिक काल से संबंधित कोई अनाज, या मौर्योत्तर काल की कोई कला। तो आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो ऋत्विज बोलते थे इन चारों को, ठीक है, सम्मिलित रूप से ऋत्विज। आप देख लेना ही इंग्लिश के अंदर RITVITZ। ये हमने वैदिक साहित्य के बारे में अभी देख लिया है, ठीक है। अब देखो आज की क्लास में वैदिक साहित्य, आर्य जो है वो कहाँ से आए थे, भारत में आकर के कहाँ बस गए थे, फिर इनका दक्षिण की तरफ और पूर्व की तरफ कैसे विस्तार होता है ना। और फिर इनकी जो जानकारी का स्रोत है वो वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य में वेद किसे बोलते हैं, है ना, वेद क्या होता है, फिर वेद कितने प्रकार के हैं, फिर इनके जो प्रत्येक वेद के कितने खंड है। तो 4 खंड मैंने आपको बताए थे कि संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक, उपनिषद है। फिर हमने एक एक वेद की जो डिटेल्स है
वो भी हमने देख ली कि किस वेद के अंदर में क्या मिलता है, क्या बात बताई हुई है। तो इस प्रकार से हमने और सारा जो वैदिक साहित्य है ना वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, वो वैदिक संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ है। और इनके जो ये वर्तमान जो ये वेद है, इनका जो वर्तमान स्वरूप है, ये कौन से समय पीरियड में आता है, ये आता है वैदिकोत्तर काल में। इस समय तक जितने भी वेद थे सारे मौखिक थे, है ना। तो इस समय क्योंकि इस समय लिपि नहीं थी, ब्राह्मी लिपि है, उसका जो प्रयोग है वो बाद में शुरू होता है ना, ये वैदिकोत्तर 600 BC के बाद में शुरू होता है। अब हमें इसी वैदिक साहित्य है, इसके विस्तार में कुछ अन्य जो साहित्य है वो भी पढ़ने हैं, जैसे कि वेदांग साहित्य है ना। वेदांग जैसे 6 थे, ये 6 अंग थे, 6 इसमें कौन कौन से हैं, जैसे शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है, ये 6 पढ़ने। ये 6 एक्चुअली विषय है अलग अलग, और इनके ऊपर भी किताबें लिखी गई है ना। और इनका प्रयोग करते थे, जो वैदिक साहित्य को समझने के लिए पहले वेदांग को पढ़ा जाता है। इनकी रचना होती है वो वैदिकोत्तर काल के अंदर ही होती है, और वैदिक साहित्य उसका विस्तार इनको माना जाता है। ये वैदिक साहित्य में शामिल नहीं किया जाता है, इसका विस्तार माना जाता है, वेदांग है। उपवेद है, ये भी कुछ विषय होते थे, जैसे आयुर्वेद हो गया, गंधर्व वेद हो गया, है ना, ये सब उपवेद। अब नाम में इनके वेद आ रहा है, लेकिन ये वैदिक साहित्य नहीं है, ये कुछ विषय हैं, ठीक है। ऐसे ही हमें पढ़ना है पुराणों के बारे में, कि पुराण है वो कब इनकी रचना हुई थी, पुराणों की जो बातें, क्या बातें इसमें लिखी गई है, कितनी ऑथेंटिक है, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि पुराण है वो पौराणिक, क्योंकि साहित्य हमारे मेंस में बिल्कुल ऐसे स्पष्ट लिखा हुआ है साहित्य, और ज़्यादा कुछ हमारे सिलेबस के अंदर प्राचीन काल से कुछ है नहीं, सिर्फ कला और साहित्य। तो हमें थोड़ा सा इनके बारे में देखना पड़ेगा। मान लो 5 नंबर का सवाल पुराणों के बारे में आ गया, है ना, तो हम इसमें क्या लिखें, क्या विषय वस्तु है पुराणों की। ऐसे पुराण कर लिए, फिर कुछ हमारे 2 महाकाव्य है ना, रामायण और महाभारत, उसके बारे में भी देख लेंगे। फिर जो चीज़ है वो है उपनिषद, है ना। अभी हमने आज के टॉपिक के अंदर इसमें उपनिषद है वो छोड़ दिया वैसे, है ना। तो उपनिषद को हम, क्योंकि उपनिषद है वो दर्शन के रूप में हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है। उपनिषद दर्शन की, इसके बारे में कुछ फैक्चुअल बातें, है ना, और जो इस दर्शन के अंदर क्या क्या कहा गया है, ठीक है, और ये आगे जो दर्शन का विकास होता है ना, जो तो उस पे इसका क्या असर रहा है। जैसे उपनिषद दर्शन पे ही हमारा जो ये शंकर का, रामानुज का, इनका जो दर्शन है वो इसी पे टिका हुआ है सारा। तो इसको थोड़ा ठीक से डिटेल में कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये सवाल आ सकता है 5 नंबर का, है ना। और ये सब हमने अभी तक कर लिया। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। कल की क्लास में हम देखेंगे कि वैदिक काल के जो लोग थे, जो आर्यन थे, इनका वैदिक काल के अंदर कैसा जीवन था, है ना, इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति। और फिर जब ये ट्रांजिशन होता है, ये ऋग्वेदिक से जब उत्तरवैदिक के बारे में पढ़ते हैं, तो हम इनको कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि याद करने में आसानी हो। उस पर क्या है, ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाते हैं कई बार कि ये ऋग्वेदिक में था, ऐसा उत्तरवैदिक में था, तो कन्फ्यूज हो जाता है स्टूडेंट की कौन सा ये स्थिति जो थी वो ऋग्वेदिक में थी या फिर उत्तरवैदिक में थी। अब जैसे रत्नी थे, है ना, उस समय के अधिकारी थे, तो रत्नी थे वो उत्तरवैदिक में थे कि ऋग्वेदिक में थे। तो आप हमें क्या, हम इनको क्या है, जैसे राजनीतिक स्थिति तो कंपेरेटिव पढ़ लेंगे दोनों को, कि पहले ऋग्वेदिक की राजनीतिक स्थिति और उसके साथ में हम उत्तरवैदिक की राजनीतिक स्थिति पढ़ लेंगे, ताकि जो समझने में आसानी रहे और याद भी लंबे समय तक रहे, और कन्फ्यूज भी ना हो उसके अंदर, और सवाल आए उसको ठीक ढंग से कर सकें। तो कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। अब मैं आपको जो अभी एक छोटा वीडियो हो रहा है, जैसे कुछ पिछले सालों में जो सवाल आए हुए हैं, चाहे RS प्रीलिम्स में हो या IS प्रीलिम्स में हो, किसी अन्य PCS में भी आए हुए हो, उनके लिए एक छोटा वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो है वो याद आपको पता चले कि किस प्रकार से सवाल आते हैं और कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।